प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ फिर से हैं प्रतीक बुराड़ जी। प्रतीक जी, बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रतीक संदीप सर मुझे बुलाने के लिए। जी, प्रतीक जी हमारे नए दर्शक जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको बता दूँ प्रतीक जी जो हैं हमारे बहुत बड़े यूट्यूब के एक सही मायनों में जिसको कहा जाए इन्फ्लुएंसर हैं। और इन्फ्लुएंसर तो क्या कहें, मतलब एक सही धारा में सही बात कहने का, चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने का, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखने का कार्य प्रतीक जी ने फ़िल्मों पर अपनी एक नज़र जो है पिछले 5-6 साल, 7 साल से गड़ा रखी है और लगातार कमिटेड रूप से वो ये कार्य कर रहे हैं। तो प्रतीक जी बहुत-बहुत स्वागत। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू प्रारब्ध। नहीं, ये तो मतलब जी, मेरा सौभाग्य है कि आप आपने बुलाया, हम चर्चा करेंगे। नहीं जी। तो प्रतीक जी अक्सर होता क्या है कि हम लोग जब बात करते हैं फ़िल्मों के बारे में अक्सर और तो हम लोग ज़्यादा मैंने ये देखा है कि राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग एक क्रिटिसिज्म भाव से, और जो कि ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मैं उसमें बहुत सारे नाम लूँगा, जेम्स ऑफ बॉलीवुड हैं, संजीव जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है नैरेटिव्स तोड़ने का कि बॉलीवुड ने किस प्रकार से हमारी हिंदू समाज पर, उनके मन पर किस प्रकार से गंदा प्रभाव छोड़ा और आज भी छोड़ रहा है। अमेज़न, नेटफ्लिक्स और इन प्रकार के और इवन डिज़नी हॉटस्टार और ज़ी, इन सब के सीरीज़ के माध्यम से बहुत ही गंदी विचारधारा जो है हमारे बच्चों को परोसी जा रही है। और चूँकि आज की डेट में हर बच्चा जो है, हर इंसान एक फ़ोन पे वन टू वन कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है, तो उसके मन पे ये लोग किस प्रकार की, वो हम लोगों ने आपने बहुत काफ़ी सारे वीडियोज़ में इस बात पर चर्चा की है। जी। ठीक है, वी नीड उनका क्रिटिसिज़्म बहुत ज़रूरी है। पर प्रतीक जी मैं ये चाहूँगा कि हम कब तक क्रिटिसाइज़ करेंगे? हमें भी तो कुछ बड़ी लकीरें खींचनी पड़ेंगी, बड़े काम करने पड़ेंगे या कुछ कहानियों को सामने लाना पड़ेगा। जैसे प्रचयम के वीडियोज़ हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं अपनी बात को कहने का। वर्बल फॉर्म में शेफाली जी हैं, वो जब हिस्ट्री बताती हैं गोवा इंक्विजिशन की, या संजीव सान्याल जी हैं या संदीप बालकृष्णन जी हैं, वो जब बताते हैं भारत का इतिहास, या एस एल भरप्पा जी का आवरण जब मैंने पढ़ा, तो वो एक अद्भुत किताब है जिस पर एक बेहतरीन सीरीज़ बन सकती है। अमेज़िंग बुक। दर्शकों को मैं ये रेफ़रेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आप स्वयं जाकर भी सर्च करें, देखें, जानें। तो प्रतीक जी, मैं ये जानता हूँ कि आपकी भी बहुत इच्छा है कि बहुत सारा कंटेंट क्रिएट हो और अच्छा कंटेंट क्रिएट हो। तो किस प्रकार का कंटेंट जो है राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स के द्वारा बनाया जाना चाहिए? और इसमें से कुछ अच्छा काम हमारे विवेक अग्निहोत्री जी ने किया हुआ है, उसके जी। अलावा और बताएँ सर? जी। देखिए फ़िल्म इंडस्ट्री की जब बात आती है तो जो अपने पारंपरिक जो विचारधारा से जो परिवार से जो लोग आते हैं, वो हमेशा से ही फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर रहे हैं। इस कारण से कला और साहित्य के क्षेत्र पर वामपंथियों का एक वर्चस्व रहा है। आप देख लीजिए अधिकतर जो फ़िल्म इंडस्ट्री में आने वाले फ़िल्म मेकर्स भी हैं, तो वो जो हम कहते हैं ना झोला छाप माइंडसेट जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में ढपली बजाना, रिवॉल्यूशन लानी होती है, क्रांति लानी होती है, पैट्रियार्की से लड़ना है, फासीवाद से लड़ना है। उस प्रकार की विचारधारा के जो अधिकतर छात्र होते हैं, वो हमें फ़िल्म इंडस्ट्री में आते हुए दिखाई देते हैं। इसमें सबसे बड़ा एक कारण फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स का भी है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स ऑफ जो पुणे में है, एफटीआई है, उसमें जब अभी केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग हुई थी, पिछले वर्ष अभी इसी वर्ष नहीं 2023 में, वहाँ पर आप देख लीजिए वहाँ के छात्रों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था फ़िल्म स्क्रीनिंग जब चल रही थी, तो बाहर बड़े-बड़े नारे लगाए जा रहे थे, वही ढपली बजाना, नारे लगाना कि ये आरएसएस का प्रोपेगेंडा हम यहाँ पर नहीं चलने देंगे, ये फासीवादी फ़िल्में नहीं चलने देंगे, यहाँ पर एफटीआई वगैरह में। इस प्रकार का आंदोलन, प्रदर्शन बच्चों ने वहाँ पर किया था छात्रों ने। और मैंने इस पर कई बार हमारे चैनल पर चर्चा की हुई है। तो बहुत सारे जो अ, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए कहिए या जिन्होंने वो बातें अपने आँखों से देखी हुई है, तो वो अपने विचार भी शेयर करते हैं, तो वो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ज़्यादातर कई सारे मित्रों ने ये कहा है कि वहाँ पर जो एक फैकल्टी मेंबर्स जो होते हैं, जो टीचर्स आदि भी होते हैं, वो अधिकतर लेफ्ट की विचारधारा से ही होते हैं, वामपंथी विचारधारा से ही होते हैं। उन्हीं छात्रों को वे प्रमोट भी करते हैं। इस कारण से थोड़ा-सा भी किसी की विचारधारा थोड़ा नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ झुकी हुई भी दिखाई देती है, तो उनको अलग-थलग कर दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। और इस प्रकार से फिर जो एक्टिविज़्म करना, ढपली बजाना, वामपंथी विचारधारा से जो छात्र होते हैं, उनको अधिकतर सामने लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये
वहीं से इसकी शुरुआत होती है। बाद में फ़िल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी अगर हम देखें तो बड़े-बड़े जो प्रोडक्शन हाउस हैं वे हमेशा से ही वामपंथी विचारधारा के जो फ़िल्म मेकर्स हैं उनको ही सामने लाते हैं, उनको ही बढ़ावा देते हैं। रातों-रात आप देख लीजिए कुछ फ़िल्म मेकर्स ऐसे होते हैं कि उनको अचानक से एक रिकॉग्निशन मिल जाता है, कि भाई इससे बढ़िया तो फ़िल्म मेकर कोई है ही नहीं, इससे बढ़िया तो फ़िल्म आज तक कभी इंडस्ट्री में जैसे बनी ही नहीं है। तो इस कारण से जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो से आने वाले जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो कभी भी फ़िल्म इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाते या अपनी जगह नहीं बना पाते। हालाँकि आज से 20 वर्ष पहले तक ऐसा नहीं था, 20 वर्ष पहले तक बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारे तो नहीं कह सकते पर थु थे कुछ लोग जो एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच पाते थे, जो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए थे, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे। पर वो बात पिछले 20 वर्षों में लगभग समाप्त हो गई है, क्योंकि जो दूसरी-तीसरी जनरेशन बॉलीवुड में आ गई है, जो बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस है, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी एक मोनोपोली बना दी है, एक सिस्टमैटिक वे में जो भी थोड़ा भी नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हो, ऐसे चाहे फ़िल्म मेकर्स हो, स्टोरी राइटर्स हो, उनको साइड कर दिया गया है। और जब एक विचारधारा के लोग अधिकतर एक इंडस्ट्री से जुड़े ही नहीं रहे हो बहुत लंबे समय तक, तो उनका जो क्राफ्ट पर जो पकड़ है, जो टेक्निकली वेल मेड जितनी फ़िल्में बननी चाहिए, वो उतनी नहीं बन पाती। और इसी कारण से आज हम देखते हैं कि कुछ राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स दोबारा से प्रयास भी करते हैं, तो वो उतना बढ़िया कंटेंट नहीं बना पाते जितना वामपंथी फ़िल्म मेकर्स बना पाते हैं। उनकी क्राफ्ट पर जिस प्रकार से पकड़ है, जिस प्रकार से अलग-अलग जॉनरा में वो फ़िल्में बना पाते हैं। मतलब आप वामपंथियों की फ़िल्में अगर देखेंगे तो वो केवल कुछ पॉलिटिकल ड्रामाज़ ही नहीं बनाएँगे। उनका हर जॉनरा में आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो रोमांटिक फ़िल्में हो, फैमिली ड्रामा हो, मर्डर मिस्ट्री हो या फिर जो भी आप जिस भी जॉनरा का नाम लीजिए, हॉरर ड्रामा ले लीजिए, थ्रिलर फ़िल्म ले लीजिए, एक्शन ड्रामा ले लीजिए, पॉलिटिकल फ़िल्में ले लीजिए, हर प्रकार के जॉनरा में उनका कंटेंट देखने को मिलता है। और ये अगर हमें सीखना है कि एक वामपंथी किस प्रकार से वे सटल वे में अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि तमिल और मलयालम फ़िल्मों को देखना चाहिए क्योंकि अधिकतर वहाँ पर तो वामपंथी फ़िल्म मेकर्स का ही वर्चस्व बना हुआ है। वो किस प्रकार से सटल वे में अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं। कुछ-कुछ तमिल और मलयालम फ़िल्में तो इतनी ज़्यादा टेक्निकली वेल मेड होती है कि इवन मैंने तो कई सारे राष्ट्रवादियों को ही देखा है कि वे उन प्रोपेगेंडा फ़िल्मों को तो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो इतनी बढ़िया बनी हुई होती है। वो भी उस उन उन बातों को भाप नहीं पाते कि कितना सटल वे में वे हमारा ब्रेन वॉश करते हैं या हमारे थॉट्स को मैनिपुलेट करते हैं। अभी देखिए उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म के समूल नाश की बात की थी। उसके बाद में तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री के 2-3 फ़िल्म मेकर्स थे, डायरेक्टर्स थे, जो बड़े-बड़े सेलिब्रेटेड फ़िल्म मेकर्स हैं, केवल तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, तो जो पूरा बॉलीवुड का भी इकोसिस्टम है, बॉलीवुड के जो पपेट क्रिटिक्स हैं, वो भी उन फ़िल्म मेकर्स को ज़ोर-शोर से प्रमोट करते हैं। उन फ़िल्म मेकर्स ने तुरंत उदयनिधि स्टैलिन का समर्थन भी किया था। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूँ तो वेट्रीमारन है, पा रंजीत है इसके अलावा मैं आप मारी सेल्वराज है, आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए पा रंजीत सपोर्ट्स उदयनिधि स्टैलिन या वेट्रीमारन सपोर्ट्स उदयनिधि स्टैलिन आपको आर्टिकल्स मिल जाएँगे, उन्होंने क्या-क्या वक्तव्य दिए थे उस समय, मिल जाएँगे। इन्होंने खुलकर सपोर्ट किया था और उदाहरण भी दिया था कि हम अपनी फ़िल्मों के माध्यम से किस प्रकार से इसी विचारधारा को प्रमोट भी करते हैं। तो मारी सेल्वराज की जी, कर्णन नाम की फ़िल्म देख लीजिए, उसमें तो कर्ण और द्रौपदी के सिंबॉलिक वे में कर्ण और द्रौपदी के बीच में प्रेम दिखाया है। कर्ण के हाथों भगवान श्री कृष्ण की हत्या को सेलिब्रेट किया है। लिटरली मतलब फ़िल्म के एंडिंग में कान्हाबीरन नाम का कैरेक्टर है। तमिल में कान्हा भगवान श्री कृष्ण का एक नाम कान्हाबीरन भी है। तो उस पात्र की हत्या कर्ण नाम का पात्र करता है, धनुष का जो कैरेक्टर है। और उसको सिंबॉलिक वे में कर्ण के हाथों भगवान श्री कृष्ण की हत्या दिखाई और उसको सेलिब्रेट किया है फ़िल्म में। इसी प्रकार से पा रंजीत की काला फ़िल्म देख लीजिए, नाना पाटेकर और रजनीकांत उसमें मुख्य भूमिका में है। उसमें रजनीकांत को रावण के विचारों के सिंबल के रूप में दिखाया है और नाना पाटेकर को प्रभु श्री रामचंद्र जी के सिंबल के रूप में दिखाया है। और फ़िल्म के एंडिंग में जो रावण के फॉलोवर्स हैं, यानी रजनीकांत के जो फॉलोवर्स हैं, वो नाना पाटेकर के कैरेक्टर को लिंच करते हैं। तो एक प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की हत्या को सेलिब्रेट किया है। रावण के फॉलोवर्स के द्वारा ये हत्या दिखाई है सिंबॉलिक वे में। तो ये आप उन फ़िल्मों को अगर देखेंगे तो वो आप देखिए उनका जॉनरा अलग है। एक सोशल ड्रामा आपको दिखाई देगा, तो दूसरी एक्शन थ्रिलर दिखाई देगी, कोई अलग जॉनरा अलग-अलग जॉनरा में बहुत सारी ऐसी फ़िल्में बनी हुई है। कुछ मर्डर मिस्ट्रीज़ भी दिखाई देंगी, इवन कुछ हॉरर फ़िल्में भी अगर देखेंगे, हॉरर फ़िल्मों में भी आप देखेंगे कि कोई कैरेक्टर है जैसे कि कोई गाँव का चित्रण किया जाएगा। उस गाँव में सैकड़ों वर्षों से, हज़ारों वर्षों से बच्चियों को पटक-पटक कर मारा जाता था, तो भारतीय संस्कृति कितनी यहाँ और वो यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है कि बच्चियों को पटक-पटक कर मारा जाना। फिर उस कारण से वहाँ पर किस प्रकार से ये हॉरर गाँव में एक वो एक पूरा चित्रण उस प्रकार से सामाजिक जी, चित्रण किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देना हो तो जी, नेटफ्लिक्स की एक फ़िल्म आई थी, शबाना आज़मी उसमें मुख्य भूमिका में थी।
तो इस प्रकार से ये चाहे आप कोई भी जॉनरा ले लीजिए, वे वहाँ पर अपना कंटेंट उस प्रकार से बना पाते हैं और इसमें एक कारण ये भी है कि वामपंथी उतना बढ़िया तरीके से बना पाते हैं। एक तो क्राफ्ट पर उनकी पकड़ है, फ़िल्म इंस्टीट्यूट्स के समय से ही उनको वहाँ पर ज़्यादा बढ़ावा भी दिया जाता है और दूसरी बात, एक जो थोड़ा छल और कपट की जो विचारधारा होती है ना, एक बातों को घुमाना या फिर वो बातें वामपंथी फ़िल्म मेकर्स में होती है, तो वो बात राष्ट्रवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं, उनमें नहीं आ पाती। मतलब आप वामपंथियों को जी। देखेंगे तो वो खुलकर सनातन संस्कृति के विरोध में बात करेंगे, सनातन संस्कृति के उन्मूलन का भी समर्थन करेंगे, ना राष्ट्रवाद को फासीवाद के रूप में भी दिखाई देंगे। वो खुलकर अपनी विचारधारा को लेकर अनअपोलोजेटिक जो हम कहते हैं कि भाई वो दृढ़ है, वो कन्फ्यूज़ नहीं है अपनी विचारधारा को लेकर। उसी तरह दूसरी तरफ आप राष्ट्रवादी विचारधारा के फ़िल्म मेकर्स देखेंगे तो वो उस प्रकार से थोड़ा-सा चतुराई कहिए या छल कहिए या मतलब वो नहीं सोच पाते कि हम उतना एग्रेसिवली अपने विचारधारा को प्रमोट कर पाएँ। ज़्यादातर राष्ट्रवादी हुँ, फ़िल्म मेकर्स तो अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने के चक्कर में, सेक्युलर दिखाने के चक्कर में खराब कंटेंट बना उतना बढ़िया तरीके से अपनी विचारधारा को रख नहीं पाते और कुछ जो प्रखरता से रखते भी हैं, तो वो फिर कुछ बी ग्रेड टाइप बनाकर रख देते हैं, फिर वो देखा भी नहीं जाता। तो ये बहुत नहीं सारे ऐसे जैसे प्रॉब्लम्स हैं। जी, तो जी, जी, आपने बोलिए। जैसे इतनी सारी बात बताई मुझे, वेट्रीमारन का मुझे एक बहुत पहले अनुराग कश्यप उनको बहुत प्रमोट करते थे और वेट्रीमारन का फिर एक वीडियो आया उनकी फ़िल्म मेकिंग से ही कि वो अपने एक्टर्स को पीट रहे थे, चप्पलों से मार रहे थे और इस तरीके का फिर बाद में उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया था। ख़ैर, अच्छा। ये बहुत पहले की बात है। यूट्यूब पे हो शायद। तो जो आप कह रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है, वो जो चूँकि उनके हाथ में है, तो वो ये कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल। अभी और अक्सर उनके जो विलेन होते हैं, जैसा आपने बताया कि राम जी को भी विलेन दिखाने का प्रयास किया गया, अंत में जो है जनता के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। तो एक बेसिक रावण की विचारधारा को वो या अपनी स्वयं की विचारधारा को वो द्रविडियन रावण से द्रविडियन जोड़ते हुए आइडियोलॉजी उसको उस विचारधारा पर द्रविडियन मैं विचारधारा की ही। वो द्रविडियन जो है भी एक मुखौटा है, वो एक्चुअली क्या है उदयनिधि स्टालिन ने स्वयं को कह रखा है कि मैं चूँकि क्रिप्टो क्रिश्चियन हूँ और केरल के हुँ, सारे मैक्सिमम हमारे जो क्या कहते हैं डायरेक्टर्स हैं मलयालम से, ये पूरी बीमारी मलयालम से निकली है, मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री से और चूँकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्रिश्चियन फ़िल्म मेकर्स, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट उनके हाथ में रहा है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही है केरल की, दुनिया की पहली चुनी हुई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरल में पैदा हुई। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब उन लोगों ने इस पूरे क्राफ्ट पर और पब्लिक की मानसिकता पर कैसे कब्ज़ा करना है, इस पे तो वामपंथियों का पूरा मतलब वर्क है, प्रॉपर वर्क है। तो वहाँ से जब ये निकले तो ऑफ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है वो फैलेंगे, कर्नाटक में जाएँगे, तमिल में उनकी विचारधारा जाएगी और क्राफ्ट पर जो आपने कहा उस पर पकड़ है उनकी। तो ये ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि क्रिश्चियंस का ही कार्य रहता है। मैं खुलकर बोल रहा हूँ ये बात कि सनातन के प्रति जो वितृष्णा का भाव है वो हिंदुओं में तो होगा, द्रविडियन आइडियोलॉजी भी है, पर अगर करुणानिधि का पोता आज की डेट में कह रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, हुँ, तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत लोग ऐसे अच्छा क्रिश्चियंस के साथ ये है कि वो नाम तो हिंदू रखते हैं, पर वो कार्य और सब कुछ और क्रिश्चियंस ने जो मिशनरीज़ का। गोवा में किया, पुर्तगालियों ने जो गोवा में किया, उससे तो शेफाली वैद्य जी का गोवा इंक्विजिशन या शिवानी शेट्टी जी का जो गोवा इंक्विजिशन पे वीडियोज़ हैं, वो अगर हमारे लोग देखेंगे, तो आपकी रूह काँप जाएगी कि भैया ये लोगों ने तो अगर ये भारत में आते तो इस्लाम ने क्या किया जो इन्होंने किया है। जिस प्रकार के गंध मतलब भीषण, बिल्कुल, अनथिंकेबल। तो मैं देख रहा हूँ कि वही 200 साल तक अंग्रेज़ों ने भी राज किया है। तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने हमारी बुद्धि, हमारी संस्कृति, हमारे आचार-विचार सब पर प्रभाव डाला। आज भी वो चल रहा है और सतत प्रक्रिया 47 के बाद से चलती रही है। खैर, हमको बचपन में एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता था कि केरल जो है सबसे बेहतरीन स्टेट है, सबसे ज़्यादा लिटरेट स्टेट है और ये है, वो है। कोविड काल में हमने देख लिया कितना हेल्थ है और कितना हेल्थ का काम हुआ है और कितना पढ़ाई-लिखाई का काम हुआ है। वहाँ से सारे जाते हैं रहे हैं दुबई और वहाँ के सारे लोग जो है यूएई और वहाँ पर आदमी लोग जाते हैं वहाँ पे लेबर का काम करने और औरतें ज़्यादातर नर्सों का काम करके नर्स। बाकी हाँ बाकी पूरे देश में फैलकर अपना सेवा देती हैं। और सबसे मेन बात है कि नर्सों का कार्य भी इसलिए क्योंकि मिशनरीज़ हॉस्पिटल में ज़्यादा आपको दिखेंगी, तो उन्होंने एक सेटलमेंट उनको जॉब देने का पूरा कार्यक्रम बना रखा है। प्लस टूरिज़्म ऑफ कोर्स सुंदर जगह है तो टूरिज़्म तो होगा ही होगा। और वहाँ पे हिंदू भी हैं, सबरीमाला मंदिर और बहुत सारे मंदिर हैं। ख़ैर हमारा चर्चा का विषय वो नहीं था, पर बात ये थी कि लेकिन अगर हम तेलुगु फ़िल्म मेकिंग पे आते हैं, बाहुबली।
उसमें से जैसे आपने कहा कि कृष्ण जी को मारने का कार्यक्रम कर्ण के एक कैरेक्टर ने किया, लेकिन बाहुबली में हम देखते हैं कि कृष्ण जी की बाकायदा पूजा है, उस पर एक इतना सुंदर संगीत है, नृत्य है, और जो सबसे प्रबुद्ध उसके जो कैरेक्टर है देवसेना, वो कृष्ण जी को लेकर मतलब पूरा एक बेहतरीन गाना सीक्वेंस दिखाया गया है। वो मैंने बहुत साल बाद किसी फ़िल्म में बिल्कुल, देखा, मैं अभिभूत था कि वाह! क्या बात है। वो एक पूजा का पूरा सॉन्ग सीक्वेंस टू सॉन्ग है। मतलब हाँ, पूरा सॉन्ग सीक्वेंस कृष्ण जी को करते हुए क्या अद्भुत गाना है, मतलब मैंने बहुत बार सुना, बहुत बार देखा। तो और उसकी पैरेलल जो है दी जा रही है हमारे हीरो से। फिर ऑफ कोर्स बाहुबली का एक आता है पूरी कहानी की वो रामायण से प्रेरित है कि राजा को निकलना पड़ रहा है, और महाभारत से भी किसी प्रकार से, ठीक है, बेसिक प्रेमाइस है। फिर हमारे एमजीआर थे, हमारे एनटीआर थे, इन लोगों ने तो पौराणिक कैरेक्टर्स को ही प्ले करके जो है हमारे अपना 30 से जो ज़्यादा भी फ़िल्मों उनका में जो, एनटीआर उन्होंने 30 से ज़्यादा फ़िल्में की हुई है। हाँ, तो कहने का मतलब उन लोग का जो कल्ट स्टेटस था, आज तक हुँ, किसी का नहीं है। आज अगर कोई सोचता है कि हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार, नहीं भैया, उनसे बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं था। और उनका ये था कि वो स्वयं भगवान के रोल प्ले करते थे और वैसा ही व्यवहार भी करते थे, और जीवन में भी उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया, अपने पॉलिटिकल करियर में भी वैसा ही व्यवहार किया। तो जनता ने उस हिसाब से भी लिया। खैर, अब अगर हम, तो इसका मतलब है कि जनता जो है देखना तो चाहती है। अभी एनिमल फ़िल्म जो इतनी बड़ी सुपरहिट हुई, और उसमें एक संदीप रेड्डी भांगा ने ज़रा-सा कैरेक्टर दिया कि एक 2 भाई हैं, वो एक कन्वर्ट हो गया। उसका चरित्र जो है अपने बाकी भाइयों की तरह प्रोडक्टिव नहीं था। एक भाई निकला तो उसने जो है साम्राज्य स्थापित किया, स्टील इंडस्ट्री स्थापित की, और दूसरा उसमें अधिकार माँगने आ गया। और हुँ। उसको जब नहीं मिला तो वो जाके कन्वर्ट हो गया, इस्लामिक हो गया, और वो फिर वो पूरी उसकी जो अगली जनरेशन थी वो पूरी बुचर्स की और उसी तरीके से बदला लेने की और खून बहाने की और पत्नियों का रेप करने की। तो उन्होंने तो सीधा-सीधा दिखा दिया कि भारत में यही हुआ है कि अलग-अलग प्रवृत्ति के लोगों ने, किसी को काम करना था, पैदा करना था, उन्होंने वो किया। तो और ये फ़िल्म सुपरहिट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी अपनी कहानियाँ कहने के लिए भी अगर डायरेक्टर ज़रा-सा हमारी कहानियों को पकड़े या हमारी विचारधारा को पकड़े, तो जनता हाथों-हाथ लेने को तैयार बैठी है, नहीं? जैसे रंग दे बिल बसंती में अगर एक भगत सिंह जी के नाम पर 4-5 फ़िल्में बनी, अजय देवगन की आई, बॉबी देओल की आई, कई सारी फ़िल्में फ्लॉप हुई, लेकिन आमिर खान ने जब रंग दे बसंती बनाई तो उसको कंटेम्पोराइज़ किया। आज के यूथ से और भगत सिंह जी की कहानी को आपस में एक बड़ा बढ़िया नैरेटिव फिट किया उन्होंने। तो हमारे पास तो इतिहास को लेकर बहुत अच्छी कहानियाँ हैं कि आज हमारा यूथ भी अगर हम उस तरह का भी नैरेटिव लें, तो किस प्रकार से इतिहास की कहानियाँ हमारी उठाई जा पर सकती हैं, रंग दे बसंती तो जो कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा फ़िल्म थी। आप अगर उसको नहीं, ध्यान नहीं, से नहीं, देखेंगे नहीं, तो नहीं, बहुत मैं उस फ़िल्म के सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट पे बिल्कुल बात नहीं कर रहा। क्राफ्ट हुँ, पे हुँ, बात कर रहा हूँ कि हुँ, इतिहास के महापुरुष को लेकर और आज के यूथ को लेकर बस एक बेसिक नैरेटिव उन्होंने किसी तरीके से ऐसे बिठा दिया, सेट हुँ। कर दिया आपस में। तो हमारे पास भी इतिहास की बहुत कहानियाँ हैं। आवरण जैसे मैं कहता हूँ, आवरण एस.एल. भैरप्पा जी का जो है, आज की डेट में लव जिहाद को वो एड्रेस करता है, पर वो इतिहास को भी लेता है और वो मुसलमानों के इस्लामिक इतिहास को बहुत बर्बरतापूर्ण से दिखाता है। इस्लाम के इतिहास को जो देखना चाहिए जो था, वैसे ही दिखाता है। एक उदाहरण है, आप ऐसी कौन-सी कहानियाँ, मैं सिर्फ़ इतिहास की बात नहीं करूँगा, आज के समय में ऐसी कौन-सी कहानियाँ हैं, किस प्रकार की विचारधारा को हमारे फ़िल्म मेकर्स को पिक करना चाहिए, हमारे लेखकों को लिखना चाहिए उस पर, जो दर्शक हाथों-हाथ लेने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए कहानी लिखने की जब बात हो तो एक व्यक्ति का जो पैशन होता है ना कि मुझे कुछ करना है, तो अपने आप कहानियाँ सूझती है। फिर वो कोई सीरियल जी। किलर पर भी अगर फ़िल्म बनाएगा या फिर कोई विजिलेंटी फ़िल्म भी अगर बनाएगा या फिर कोई मर्डर मिस्ट्री भी बनाएगा या फिर कोई रोमांटिक ड्रामा भी बनाएगा, तो उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेडिशनल होगा। वो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, उस दृष्टिकोण से सामाजिक चित्रण करेगा। कोई लव स्टोरी भी अगर बनाता है, तो बहुत सारी लव स्टोरीज़ ऐसी दिखाई गई है, जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है, माता-पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है। उसके दुष्परिणाम भी दिखाए गए हैं। तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फ़िल्में हमें दिखाई देती है। तो एक व्यक्ति का पैशन होना चाहिए, अंदर से वो ज़िद होनी चाहिए कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे बनाना है, तब अपने आप सब बातें सूझती है। प्रॉब्लम ये है कि राष्ट्रवादी विचारधारा से आने वाले जो युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अधिकतर फ़िल्म इंडस्ट्री से दूर रहते हैं। क्योंकि पेरेंट्स की जो आप देखिए जितनी भी ट्रेडिशनल फैमिलीज़ जो होती है, वे अपने बच्चे को ज़्यादातर
भाई 9 टू 5 जॉब में होना चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर होना चाहिए या सरकारी नौकरी होनी चाहिए, इस मानसिकता से वो होते हैं। आर्ट एंड लिटरेचर का क्षेत्र इस कारण से जो बिल्कुल जो कहीं पर भी नहीं चल पाए, फिर वो बच्चे जो झोला छाप माइंडसेट, रिवॉल्यूशन लाना है, क्रांति लानी है, ढपली बजानी है, फिर वो माइंडसेट जब ऐसी इंडस्ट्री में आएगा, तो अपने आप ही वहाँ पर आप सोचिए कंटेंट कैसा बनेगा। फिर वो एक जो पुरुषार्थी विचारधारा होती है, उद्यमी विचार होता है, परिवार के प्रति जो कर्तव्य की भावना होती है, वो वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती। फिर बस वो अधिकारों की बात करना कि भाई हमें सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए। पेरेंट्स हमारे सपनों को कुचल रहे हैं, समाज हमारे सपनों को कुचल रहा है। ये रीति-रिवाज और परंपराएँ समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें इसके विरुद्ध विद्रोह करना है, रिवॉल्यूशन लाना है, क्रांति लानी है। तो वो थॉट प्रोसेस ही वैसी होती है, तो वो कहानियाँ भी वैसे लिखेगा, कैरेक्टर्स भी वैसे लिखेगा, फिर वो कोई भी जॉनरा हो, रोमांटिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो या मर्डर मिस्ट्री हो, सीरियल किलर के ऊपर हो, हॉरर फ़िल्म हो। जब सोचने का तरीका आपका बस बस कर्तव्य की भावना ही नहीं है, अधिकारों की बात है, तो वो हमेशा उसी प्रकार से कहानियाँ लिखेगा। आप इवन ये प्रॉब्लम आप सुपर हीरो मूवीज़ में भी देख लीजिए। आज से 7-8 वर्ष पहले की सुपर हीरो मूवीज़ बिल्कुल अलग है और अभी पिछले 3-4 वर्षों में डिज्नी का कंटेंट देख लीजिए, मार्वल का कंटेंट देख लीजिए, तुरंत एक वोक माइंडसेट दिखाई देगा। बस बच्चे वो क्यों एनिमेटेड फ़िल्म भी अगर इवन बनाते हैं ना, तो वहाँ पर किसी कैरेक्टर को जेंडर को लेकर कन्फ्यूज़ दिखा दिया जाएगा। नेटफ्लिक्स पर एक प्री स्कूल के बच्चों के लिए बनाई गई एनिमेटेड फ़िल्म, अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था। प्री स्कूल के बच्चे मतलब जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनके लिए बनाई गई एनिमेटेड फ़िल्म, उसमें भी एक कैरेक्टर है भैंस का बच्चा उसे दिखाया है, एक बैल का बच्चा जो भी कहिए, एक छोटा-सा दिखाया है बछड़ा दिखाया है। वो अपने जेंडर को लेकर कन्फ्यूज़ है। फिर वो अपनी माँ से डर रहा है, पिता से डर रहा है कि मैं अपने पिता के पास जाकर के कैसे अपनी ये बात बताऊँ कि पापा मैं तो मैं ना पुरुष हूँ, मैं ना लड़का हूँ, ना मैं लड़की हूँ, मैं अपने आप को इसमें आइडेंटिफ़ाई ही नहीं करता। ये बातें एनिमेटेड फ़िल्म में भी डाली जा रही है, सुपर हीरो फ़िल्मों में भी डाली जा रही है। तो एक तरीका है, दृष्टिकोण है सोचने का और जब तक ये बातें राष्ट्रवादी विचारधारा के हम जो विचारधारा से जो लोग हैं वो ये नहीं समझेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये है कि आपने एनिमल फ़िल्म की बात की, आपको कई सारे राष्ट्रवादी विचारधारा के ही लोग मिल जाएँगे, जो एनिमल का विरोध कर रहे थे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ बातों को संदीप रेड्डी वेंगा को थोड़ा अलग प्रकार से दिखाना चाहिए था, ताकि वामपंथियों को, फेमिनिस्टों को भी एक भी अवसर नहीं मिलता कुछ बोलने का। पर आप देखिए वो एक नेशनलिस्ट विचारधारा से फ़िल्म मेकर है, उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फ़िल्म बनाई है, पर हम उसका ही विरोध कर रहे हैं। तो ये तो गलत है ना, हमें ठीक है, हमारा एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें शायद कुछ बातें उस फ़िल्म की फिट नहीं बैठती है। जैसे कि एक जो सेक्स सीन था या फिर कुछ बातें हैं जो थोड़ा-सा अलग प्रकार से दिखाई जा सकती थी। पर आप देखिए एक कितने बड़े यूथ को संदीप रेड्डी वेंगा ने अपने साथ में जोड़ा है। आज वो एक ब्रांड बन गया है। कल को अगर वो कोई भी फ़िल्म बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनके साथ में जुड़ेगा। और अगर आपको युवाओं को अपने साथ में जोड़ना है, कुछ बदलाव लाना है, तो थोड़ा-सा आपको अ, जो अपने थोड़ा-सा अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब वो दृष्टिकोण बदलेगा तो अपने आप कहानियाँ सूझेंगी। फिर वो किसी भी जॉनरा की कहानियाँ हो, चाहे एनिमेटेड फ़िल्में हो, फैमिली ड्रामा हो, रोमांटिक फ़िल्में हो, अपने आप बातें सूझती है। बस वो अंदर से ज़िद होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने ही विचारधारा के फ़िल्म मेकर्स का विरोध करने लग जाएँ। जी, मैं आपकी बात से इतना ज़्यादा सहमत हूँ और मैं जब एनिमल देख रहा था, तो जो बैकग्राउंड म्यूज़िक और जो वॉयलेंस दिखाया जा रहा था, ठीक है, वो संदीप रेड्डी वाघा ने एक पर्टिकुलर अपने पर उस जो डायरेक्टर का एंगल है, जो मैं ये देख रहा था का और अभी कुछ दिन पहले चूँकि हम लखनऊ में हैं और इस समय सब कुछ राममय हो रखा है, श्री राम मंदिर बनने वाला है 22 जनवरी को और कार सेवा की स्टोरीज़ आ रही हैं, साध्वी रीतम्बरा जी के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। मेरे पास भी कुछ फुटेज पड़े हैं, स्वाति गोयल शर्मा जी हैं स्वराज की, वो जो है इस पर पूरा रिसर्च कर रही हैं और हम लोग के भी जानने वाले लोगों ने कार सेवा की कई सारी कहानियाँ बताई। मेरे मतलब मेरी मम्मी-पापा ने भी बताया कि उस समय क्या हो रहा था, चूँकि उनकी अपनी मेमोरी में मैं तो बच्चा था, थोड़ा-सा फ्लीटिंग मेमोरी में है। पर मम्मी-पापा ने भी जो कहानियाँ बताई, मम्मी के भी मतलब परिवारों से, अपने थोड़े से उम्र-दराज़ लोगों से जो हम कहानियाँ सुन रहे हैं, मुझे लगता है इससे बेहतर अगर इस पे फ़िल्म नहीं बनी, तो ये राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों का बहुत बड़ा फेलियर है। और संदीप रेड्डी वांगा जैसा आदमी अगर इस कार सेवा जो 1990 में गोलियाँ चली और उसके बाद जो बाबरी मस्जिद मैं जब उसको इमेजिन करता हूँ कि अगर एक इंसान की कहानी लें कि वो कार सेवा करने जा रहा है या उसके परिवार का, अभी अजीत भारती के साथ शिप्रा शुक्ला जी का एक इंटरव्यू था कि उनके पिताजी विधायक थे भाजपा के लखनऊ से और कैसे वो बच्चों को हमारे यहाँ के लोगों ने कि बच्चा-बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का
उसपे एक फ़िल्म क्यों नहीं बननी चाहिए? वो एक अद्भुत पिक्चर होगी और उसको एक बहुत सधे हाथों के द्वारा सिनेमैटिक जो इंसान हो, जिसकी समझ हो, जो और जो दिल से इस कार्य को कर सके। मतलब अभी अगर देखिए आपने आपने जो राजा आइडिया बताई उस जी, पर मैं एक थोड़ी-सी छोटी-सी कहानी बताता हूँ। आपने जो आइडिया प्लीज़, बताई, प्लीज़। इसी जी, थीम पर आप देखिए एक विजिलेंटे फ़िल्म बन सकती है। अभी ज़्यादातर विजिलेंटे फ़िल्में अगर आप देखेंगे ना, ये मास्क पहनकर इनको रिवॉल्यूशन लाना होता है। आप देख लीजिए मनी हाइस्ट को देख लीजिए, वी फॉर वेंडेटा देख लीजिए या भारत में आप भावेश जोशी देख लीजिए। भावेश जोशी का विक्रमादित्य मोटवानी की फ़िल्म है। उसमें भी आप अगर देखेंगे विलन राष्ट्रवादी विचारधारा से है। उसके कार्यकर्ता भगवा झंडा पकड़ रहे हैं। इवन उनकी मोबाइल टोन में भी देशभक्ति पर गाने बज रहे हैं। जो विलन है वो भारत माता की जय के नारे लगा रहा है, राष्ट्रवादी विचारधारा से है। और जो मास्क पहनकर जो एक विजिलेंटे कैरेक्टर दिखाया है सुपर हीरो टाइप, वो उसके विरुद्ध क्रांति ला रहा है, विद्रोह ला रहा है। और विलन कौन है? एक उद्योगपति है और राष्ट्रवादी विचारधारा के ऊपर से एक नेता है। उनको विलन दिखाया है, तो एक विजिलेंटे फ़िल्म है। अब इसी विचारधारा पर आप देखिए विजिलेंटे फ़िल्मों की बात हो तो बात ये होती है कि न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त हो चुकी है। और कोई व्यक्ति फिर न्याय देने के लिए कानून को अपने हाथ में लेता है और हिंसा के माध्यम से वो लोगों को न्याय दे रहा है, बराबर? ये विजिलेंटे फ़िल्मों की थीम होती है। इसी थीम पर आपको कुछ जापानीज़ एनीमे भी मिल जाएँगे, जैसे कि डेथ नोट एनीमे है। वहाँ पर यमलोक से यमराज की एक पुस्तक गिरती है, जिसमें जैसे कि चित्रगुप्त या यम वहाँ के जापानीज़ जो उनकी शिंटो परंपरा के अनुसार जो उनका यमलोक के प्रति जो दृष्टिकोण है, वो दिखाया है। तो उस पुस्तक में जिसका नाम लिखा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो यमलोक से पुस्तक गिर रही है, एक बच्चे के हाथ में वो गिरती है और फिर वो जितने भी हत्यारे हैं, बलात्कारी है, करप्ट लोग हैं, उनके एक के बाद एक के बाद एक वो उस पुस्तक में नाम लिख रहा है और उनकी वो हत्या कर रहा है। ये विजिलेंटे थीम हो गई। इसी के ऊपर आप भारत में क्यों नहीं बन सकती फ़िल्म? क्या हमारे पास पौराणिक कथाओं की कमी है? यमलोक से कोई पुस्तक गिर रही हो या जो भी आप एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ या फिर कोई मास्क पहनकर विजिलेंटे बन रहा है, जैसे कि आपने चुकार सेवकों की हत्या हुई, उसी परिवार से आज की जनरेशन का कोई बच्चा दिखाया जाएगा, जिसके मन में वो पीड़ा है, प्रतिशोध की भावना है और वो देख रहा है कि पिछले 3 दशकों में किस प्रकार से देश विरोधी ताकतें, चाहे वो देश के अंदर की हो, बाहर की हो, किस प्रकार से सिस्टमैटिक वे में उन्होंने देश को अंदर से तोड़ने का, अस्थिर करने का, अराजकता फैलाने का प्रयास किया है। भारत में विकास ना हो, इस कारण से कितने सारे अड़ंगे डालने का प्रयास किया है। जब भी कोई विकास कार्य हो तो वहाँ पर कुछ एनजीओज़ खड़े हो जाएँगे, पर्यावरणवादी खड़े हो जाएँगे या फिर कार सेवकों पर हमला होना, हमारी संस्कृति का पुनरुत्थान ना हो, इस कारण से कितने-कितने षड्यंत्र रचे गए। ये सब बातें वो बच्चा देखते आया है। उसके माता-पिता की उस समय मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी उस समय ब गोलीबारी में, जो भी है, एक उसके मन में प्रतिशोध की भावना है। और सोचिए वो फिर मास्क पहनकर अपने आप प्रतिशोध ले रहा है। एक मतलब एक थीम बता रहा हूँ। अगर आपको बनानी है तो आप विजिलेंटे फ़िल्म भी बना सकते हैं, मर्डर मिस्ट्री बना सकते हैं, हॉरर फ़िल्म बना सकते हैं। हॉरर फ़िल्म में भी कोई कैरेक्टर है, उसका कुछ पास्ट आप इससे जोड़ सकते हैं या इवन आप कुछ टाइम ट्रैवल पर आधारित फ़िल्म बना सकते हैं। जो गोवा इंक्विजिशन के समय पर आधारित उस टाइम ट्रैवल में कोई बच्चा युवा जा रहा है, टाइम ट्रैवल करके और वहाँ पर उस इतिहास को उसके माध्यम से दिखाया जाए। बनाने के लिए बहुत कुछ बनाया जा सकता है। जैसे मैंने कोरियन ड्रामा देखा था किंग द लैंड करके। कोई भी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, उसकी थीम क्या है आप देखिए। उसमें स्वतंत्रता से पूर्व का कोरिया दिखाया है, जहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग नहीं हुए हैं, एकत्रित है और वहाँ पर अभी भी राजवंश है और उस राजवंश को उन्होंने बहुत गर्व के साथ दिखाया है। ऐसा नहीं कि वो बस भोग वासना में डूबे हुए हैं, बस दासियाँ हैं, चंवर डुला रही, ऐसा नहीं। पूरा रिस्पेक्ट के साथ में उन्होंने उस राजवंश को दिखाया है और अगर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया अलग नहीं होते, तो उस समय फिर परिस्थिति क्या होती? 2 अलग-अलग पैरेलल यूनिवर्स उन्होंने दिखाए हैं। एक यूनिवर्स में आज का समय दिखाया है वर्तमान का और दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में अगर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया अलग नहीं होते, राजवंश अभी भी बना रहता, तब वो परिस्थिति क्या होती? और फिर वो कुछ एक पोर्टल दिखाया है, उस पोर्टल के माध्यम से एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में वो शिफ्ट करते रहते हैं। 2 कैरेक्टर से उनकी लव स्टोरी दिखाई है, तो बहुत सुंदर कांसेप्ट है। आप यहाँ पर आप देखिए अगर कोई भारतीय फ़िल्म मेकर इस पर कुछ बनाना चाहेगा, तो वो बना सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज्य था, वो अगर बना रहता हिंदवी स्वराज्य और बाद में फिर ब्रिटिशों के विरुद्ध अगर हम जीत जाते या जो भी वो यहाँ पर उतना अपना जो भी मिशनरीज और एवेंजलिस्ट उनको उतना प्रमोट नहीं कर पाते और हिंदवी स्वराज्य बना रहता तो आज का भारत कैसा होता? पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग नहीं हुए हैं और फिर 2 पैरेलल यूनिवर्स दिखा दिए। एक यूनिवर्स में आज का भारत दिखाया जाएगा, दूसरे यूनिवर्स में हिंदवी स्वराज्य होता तो कैसे होता वो उस समय का तंत्र कैसा होता, शासन कैसे होता, भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए होते तो वहाँ का भारत कैसा होता? कहानी बनाने के लिए बहुत कुछ बनाया जा सकता है। सोचने का तरीका होना चाहिए, कंटेंट की तरफ देखने का तरीका होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये इतनी अद्भुत बात आपने कही कि एक पैरेलल पर्सपेक्टिव जैसे यूएस में भी
मुझे याद है कि 1-2 फ़िल्में बनी थी 9/11 के बाद में, जिसमें जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लोग जो है कह रहे थे कि आपने इराक पे वॉर छोड़ दिया, और एक वहाँ से लौटा हुआ एक अच्छी खासी फ़िल्म थी, मैंने दिल्ली में देखा था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। उसमें क्या दिखाया जाता है कि एक इराक से लौटा हुआ सैनिक होता है, और वो उसका भाई शायद सैनिक होता है, या जो भाई होता है सैनिक का, वो जाकर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की हत्या कर देता है। एक पैरेलल पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से। ख़ैर वो तो लेफ्टिस्ट विचारधारा वाला कहानी है। हमारे पास अपनी इतनी कहानियाँ हैं। जैसे मैं भी देखता हूँ कि आप भी इतनी सारी फ़िल्में, इतने सारे सीरीज़ आप देखते हैं, तो कई बार आपके दिमाग में कौन-सा होगा? जैसे अभी आपने बताया कि शिवाजी महाराज का यदि हिंदवी स्वराज होता, तो क्या होता? तो व्हाट इफ जो मार्वल की सीरीज़ है, ख़ैर चल रही है, लेकिन ये व्हाट इफ हम भी सोच सकते हैं ना कि व्हाट इफ क्या होता अगर ऐसा ना होता? नेहरू ना होते, सरदार पटेल होते, प्रथम प्रधान, सुभाष 2 चंद्र पैरेलल बोस होते। यूनिवर्स दिखाए जा सकते हैं, जैसे कि आजकल ये अलग-अलग यूनिवर्स, टाइम ट्रैवल ये कांसेप्ट बहुत हुँ, फेमस है हुँ, बच्चों में। तो ये बिल्कुल। बनाया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, तो लोगों को पता चले कि एक हिंदवी स्वराज्य का कांसेप्ट क्या है, जो हम आज हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं, या फिर जो भी मिशनरीज़ हो या जो भी हमारी संस्कृति का कल्चरल जेनोसाइड करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति की तरफ कैसे देखते हैं और हमारी संस्कृति सही मायने में क्या है? मतलब वो तो पूरे विश्व को बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स में बाँट रहे हैं। नॉन बिलीवर्स को तो वो वर्स्ट ऑफ द क्रीचर कह रहे हैं। हमारी संस्कृति तो प्राणी मात्र में ईश्वर देखना सिखाती है, कण-कण में ईश्वर देखना सिखाती है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हमारी सभ्यता, संस्कृति सही मायने में क्या है, वो दिखाया जा सकता है। बहुत सारी बातें पैरेलल यूनिवर्स में अगर हम डेवलप करने बैठे, तो बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। मैं तो बताऊँ प्रतीक भाई कि इतनी किताबें हैं हिंदी में, इंग्लिश का तो मतलब ख़ैर इंग्लिश मैंने बहुत पढ़ा है, लेकिन अ, उनके राइटर्स का अलग एक थॉट प्रोसेस चलता है। यहाँ तक कि जो हिंदी लोग भी जो इंडियन लोग भी इंग्लिश में लिखते हैं, वो भी अलग थॉट प्रोसेस पे ही चलते हैं। पर हिंदी में इतनी पुरानी कहानियाँ हैं, इतनी कथाएँ हैं, हमारे यहाँ के रूटेड लोगों ने लिखी हैं, और वो बेहतरीन पर्सपेक्टिव है, मतलब उसको आज किसी भी हाल में उसको पिक किया जा सकता है, बहुत सारे उदाहरण। और मैं तो कहता हूँ बायोग्राफीज़ हमारे यहाँ दे आर वेटिंग टू बी मेड। तुलसीदास जी की बिल्कुल, बायोग्राफीज़ वेटिंग टू बी मेड। अगर तुलसीदास जी का इतिहास कोई जो जीवन देख ले, पढ़ ले, उससे बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी कोई नहीं हो सकती। अकेला इंसान बिल्कुल। किस और काल तुलसीदास जी में, का किस जीवन समय अगर हम में। दिखा दें, तो ये जो जातिवाद का एजेंडा स्प्रेड कर रहे हैं, वो भी नहीं चल पाएगा क्योंकि तुलसीदास जी तो संत रविदास जी से मिले थे जाकर के। ये पूरी कथा आती है संत तुलसीदास जी की, अगर जी। हम उनका चरित्र पढ़े तो। ये जितना भी बहुत सारी बातें हैं और भगवान मैं तो चाहता हूँ कि जो भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, उनकी जीवन पर फ़िल्म बने, जो आजीवन क्रिश्चियन मिशनरीज़ से लड़ते रहे। ब्रिटिशों ने उन्हें जेल में ज़हर देकर उनकी हत्या की। उनके जितने भी अनुयायी थे, बिरसाइड्स जिन्हें कहा जाता है, आदिवासी समाज हुँ, से थे। उनको अंधाधुंध गोलीबारी करके उनकी हत्या कर दी। मतलब आप देखिए ये जितना भी मिशनरीज़ है, जो जात-पात में बाँटकर हमारे आदिवासी समाज हो उनको कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर भगवान बिरसा मुंडा जी के ऊपर सही मायने में एक अच्छी बिल्कुल आरआरआर की तरफ फ़िल्म बनाई जाए, हुँ? तो आप हुँ। सोचिए कितना बड़ा डेंट होगा। जो भी फॉरेन फंडिंग से इतने सारे एनजीओज़ काम कर रहे हैं, मिशनरीज़ काम कर रहे हैं, कितना बड़ा डेंट होगा उनके ऊपर वो। ये बहुत और आवश्यक है, ऐसी कहानियाँ वो सामने लाना। इतनी अद्भुत इंसान रहे होंगे, आम जनमानस भारत का इतनी जल्दी किसी को भगवान नहीं कहता, ना भगवान बिल्कुल। मानता है। अगर भगवान कह रहा है, तो उस इंसान का, जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले, उनका चूँकि बचपन हमारा में वीडियो लंब कन्वर्जन हुआ था भगवान बिरसा मुंडा जी का। उनका नाम जोसेफ बिरसा या बिरसा कुछ ऐसा नाम उनका बचपन में स्कूल में मिशनरीज़ उनको कन्वर्ट कर दिया था। बाद में आनंद पांडे करके कोई एक साधु थे, उनसे वे मिले थे। उन्होंने उन्हें वैष्णव संप्रदाय में वापस लाया था, उनकी घर वापसी करवाई थी भगवान बिरसा मुंडा जी की। और फिर उसके बाद में उन्होंने जितने भी उनके अनुयायी थे, उन्होंने उन्हें मांसाहार छोड़ना, मद्यपान छोड़ना और जितनी भी सनातन संस्कृति की जो हमारे उपदेश है वैष्णव संप्रदाय के, वे उन्होंने उन्हें दिए थे। और उसके बाद मिशनरीज़ के विरुद्ध उन्होंने पूरा एक आंदोलन चलाया था कि ये किस प्रकार से कन्वर्ट कर रहे हैं आदिवासियों को। तो बहुत सारी बातें उनके जीवन के माध्यम से सामने आ सकती है। मैं बताऊँ, आपने चूँकि मैं इसी कड़ी में भगवान बिरसा मुंडा जी के साथ में मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की भी बात लाना चाहूँगा। आनंद राज्याध्यक्ष जी हैं, उनके साथ मेरे कुछ वीडियोज़ हैं। वो बहुत अप्रबुद्ध इंसान हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही बातों-बातों में कि संदीप, शिवा छत्रपति शिवाजी महाराज इतने महान इसलिए थे क्योंकि वो अपने सिर्फ़ अपने राज्य के लिए नहीं लड़े थे। उनका विज़न कुछ और ही था। वो धर्म के लिए लड़े थे, और बिल्कुल, इसीलिए देव, हम देश और धर्म। अपने राज्य के लिए लड़ने वाले कितने आए और कितने गए, खो गए।
पर जिसने धर्म स्थापना की, अगर हम राजा चोल की भी बात करते हैं, आज याद करते हैं, तो हम देखते हैं कि उन्होंने उनका साम्राज्य और मंदिरों की स्थापना, बृहदेश्वर मंदिर या कम्बोडिया स्थित मंदिर, और मतलब जब जो धर्म स्थापना हेतु निकला, राज्य से ऊपर राज्य, राजा तो रहेंगे ही ना, हर हर समय, हर काल, हर ज्योग्राफी में राजा रहेंगे। हर राजा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर वो राज्य करने के अलावा उसने आगे बढ़ के क्या किया, तो और वहां एक पर विशेष आप। बात मैं बताना चाहूँगा, आप देखिए जितने भी राजवंश हुए हैं, आप देख लीजिए, सभी उनके जो सरनेम रहे हैं, चाहे गुप्ता या मौर्य साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर, पांड्या साम्राज्य, जितने भी अलग-अलग साम्राज्य है, काकतीय साम्राज्य, जितने भी आप अलग-अलग देख लीजिए, सब उनके सरनेम पर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का नाम हिंदवी स्वराज्य दिया। वे भोसले साम्राज्य रख सकते थे अपने साम्राज्य का नाम, मराठा साम्राज्य रख सकते, पर उन्होंने हिंदवी स्वराज्य नाम दिया। और वे हमेशा कहते थे कि ये हिंदवी स्वराज्य हो, यही श्री की इच्छा है। उनका विजन ही पता वो है, था कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना, नहीं तो वे भोसले साम्राज्य रख सकते थे अपने साम्राज्य का नाम। और सबसे मेन बात, वो स्वयं किसी राजा के पुत्र होकर नहीं आते थे। हुँ, मतलब उनको क्या जरूरत थी, जैसे आनंद सर ने ये क्या कि उनको क्या जरूरत थी भाई, उनके पिताजी तो एक किसी निजाम के अंदर में बढ़िया बहुत अच्छी पोजीशन पर थे, और वो अपना बढ़िया जीवन जीते, कोई दिक्कत नहीं थी। पर उनको क्या जरूरत थी, उनको कोई जरूरत नहीं थी, उनका जीवन बहुत अच्छा कट रहा था। पर जो भी घटनाएं रही हूँ, कहानियां रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी जैसे एक सिंपल सी बात, तानाजी नाम पर फिल्म बनी, हुँ, ठीक है, बनाने वाले खैर ओम रावत एक अच्छा काम कर गए वो, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो भविष्य में भी कुछ अच्छा कार्य करे अपने इस आदि पुरुष नाम के घटना को हटाकर अपने जीवन से, पर और सद्बुद्धि दे पहले भगवान उनको। तो तानाजी बनाई अगर अजय देवगन के उस पर, मेरे भांजों ने क्या एंजॉय किया मूवी को, एंड दे लव इट। उसके बाद हमारे चित्रकथा खरीद कर पढ़ी कि एक्चुअल क्या कहानी थी और उससे ज्यादा क्या था, क्या नहीं था। तो हमारा समाज, हमारा अगली जनरेशन, दे आर वेटिंग टू वॉच दीज काइंड ऑफ मूवीज, दे आर वेटिंग फॉर कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर कुछ अच्छा बनाकर हमारी विचारधारा पे, जरूरी नहीं कि पीरियड फिल्म्स दें, आज हुँ, माता पिता के पर्सपेक्टिव से भी। अब बागवान कितनी बड़ी हिट थी, बिल्कुल, उसको कोई कुछ भी कहे, वो हमारे संस्कारों को, हमारे परिवार के जोड़े रहने को, एक पिता की जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी दिखाती है। बहुत बड़ी हिट थी वो मूवी, इसका मतलब है समाज बिल्कुल। देखने को तैयार है, और आज भी तैयार है। आप रिपीट कर लीजिए, नए एंगल से बना लीजिए, परिवार को देखते हुए, माता पिता के पर्सपेक्टिव से भी। हर हर कहानी जो है यंगस्टर के पर्सपेक्टिव से और है, इसमें वो इस विद्रोह इसमें कर अगर रहा किसी है। को आइडिया चाहिए, तो मैं कहूँगा कि कोरियन ड्रामास देख लीजिए, उनसे बढ़िया फैमिली वैल्यूज़ को कोई प्रमोट नहीं करता। आप जी। मतलब मैं इतने सारे मुझे सच में विश्वास नहीं होता जब मैं कोरियन ड्रामास को देखता हूँ ना, कि ऐसा लगता है कि मैं कोई भारतीय परिवार देख रहा हूँ। दादा-दादी, नाना-नानी, सास के प्रति बहू का जिस प्रकार से व्यवहार है, या बेटा अपने पिता के प्रति जिस प्रकार से उसकी विनम्रता है, और जो अपने कल्चर को जिस प्रकार से वो प्रस्तुत करते हैं। तो फैमिली ड्रामास बनाने का इंस्पिरेशन चाहिए तो मैं कहूँगा कि कोरियन ड्रामास देखें, और अगर हमारे संस्कृति और इतिहास को कैसे प्रस्तुत करना है उसका इंस्पिरेशन चाहिए तो जापानीज़ एनीमे बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल। कुछ अभी उदाहरण दूँगा, नारुतो का उदाहरण ले लीजिए। 7 चक्र, कुंडलिनी योग, इसका उन्होंने वहाँ पर बीच में कैसे रेफरेंस दिया है, उन बातों को वो कैसे उसमें ऐड करते हैं। तो ये जापानीज़ एनीमे देखकर हम सीख सकते हैं। और थोड़ा हमारे दृष्टिकोण को बिल्कुल ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ़िल्में बनानी ही है, पर थोड़ा-सा आज की जनरेशन को अपील करे, वैसा कंटेंट हम बनाएँ। बिल्कुल बस बार-बार हम बस वॉर फ़िल्में ही बनाते रहे, या फिर जैसे कि बॉर्डर जैसे उदाहरण ले लीजिए। ठीक है, वॉर फ़िल्में बनती है, वो भी एक अलग जॉनरा है, पर बहुत सारे अलग-अलग जॉनरा है जिनके माध्यम से ढेर सारा कंटेंट हम बना सकते हैं। अभी प्रतीक जी, अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई अन्नपूर्णी, नयनतारा। हुँ, नयनतारा ने तो कसम खा रखी है कि हम सिर्फ एजेंडा वाली पिक्चरों में काम करेंगे, और न शक्ल न सूरत, मैं सही बता रहा हूँ, नॉट अ हीरोइन एट ऑल प्लीज। इट्स हुँ, नॉट हुँ। अबाउट द ब्यूटी, इट्स अबाउट द डीड्स दैट शी इज डूइंग, द काइंड ऑफ एजेंडा फिल्म्स दैट शी इज पिकिंग, एंड उससे मेरा जो है एक एक्ट्रेस एक्ट के प्रति एक जी, वितृष्णा का भाव है, ठीक है। तो बहन ने क्या किया है कि नयन, जो भी फ़िल्म है उसका, अन्नपूर्णी, वो अन्नपूर्णी। मतलब घर के किचन को तो बर्बाद करने के लिए इन लोगों ने कसम खा रखी है कि ब्राह्मण परिवार है, हमको नॉनवेज ही बनाना है, बिना नॉनवेज बनाए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अरे भैया, फूड ब्लॉग,
भारत का मैक्सिमम सर नॉन-वेज खाने की अगर मैं बात करूँ, जो नॉन-वेजिटेरियन है चलो मैं उनकी बात कर लूँ, वेजिटेरियन छोड़ दीजिए। वो हफ्ते में क्या हर दिन नॉन-वेज खा रहा है? क्या भारत का नॉन-वेज खाने वाला हर दिन नॉन-वेज खाता है? नहीं खाता है, हफ्ते में 1 बार खाता है, 2 बार खाता होगा मैक्सिमम। उससे ज़्यादा सर पचाने का ना किसी का भारतीय जीन्स में इतना पेट किसी का मजबूत नहीं है। वो जबरदस्ती का और लव जिहाद एक अलग से परोस दिया उस फ़िल्म में। तो मैं कह रहा हूँ कि हम इस अगर फूड की ही बात करें, परिवार की बात करें तो हम इन आज के समय काल के भी इस प्रकार की जो दुष्चरित्र फ़िल्में बन रही, इनका भी हम काउंटर अपनी फ़िल्मों में बना सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मैं डीजे मूवी देखा था। क्या नाम था इनका? अल्लू अर्जुन की। हाँ। ब्राह्मण है, खाना बनाता है, क्या अद्भुत फ़िल्म थी। विजिलेंटे भी है और पूरा धर्म कर्म से शुद्ध सात्विक खाना बनाता है और वो तमिल फ़िल्म पिक्चर वो वाज़ वो तेलुगु फ़िल्म थी और तेलुगु अन्नपूर्णी तेलुगु फ़िल्म तमिल थी। फ़िल्म है। वो तमिल और वही अन्नपूर्णी तमिल वही फ़िल्म है। और ये बात है, वही मैंने जो कहा अंतर ना, तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री अगर देखेंगे तो वहाँ पर पूरा वामपंथियों का एक वर्चस्व बना हुआ है। और अन्नपूर्णी मैं आपको कहूँ कि अभी जस्ट ये लाइव रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले ही मैंने अन्नपूर्णी को देखकर कंप्लीट किया। मैं थोड़ा-सा अस्वस्थ था, आप तो आज मुझे समय मिला आपको तो वो सलाम देखकर है, आपने ये फ़िल्म पूरी देख ली। मतलब, और मैं यही बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लमैटिक कंटेंट की अगर बात हो ना, तो सही मायने में ये प्रॉब्लमैटिक कंटेंट है। जैसे कि अन्नपूर्णी हो, या फिर तमिल और मलयालम फ़िल्म इंडस्ट्री की अधिकतर फ़िल्में आप उठाकर देख लीजिए, या छोटे-छोटे बच्चों के सामने जो सो कॉल्ड ड्रीम को फ़ॉलो करने की बातें कही जाती है। अन्नपूर्णी में भी यही है कि बच्ची है जो ड्रीम को फ़ॉलो करना चाहती है। मैं तो बताऊँ वही सर ये ड्रीम के। प्रॉब्लमेटिक फ़िल्मों में हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं ना 3-4 एक्टर हैं, जो कि बड़े देसी हुँ, एक्टर हैं, नवाज़ुद्दीन हुँ, और हुँ। पंकज त्रिपाठी पंकज जी, त्रिपाठी। मनोज वाजपेयी जी, इन लोग हुँ, के माध्यम से जो कंटेंट परोसा जाता है ना, हुँ। वो जो आप एग्ज़ैक्टली कहते हैं कि ये ज़्यादा खतरनाक है। ये ज़्यादा खत्म है। और मैं और ये विषय मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे राष्ट्रवादी विचारधारा के जो क्रिएटर्स हैं, वे बार-बार वो गंदी बात, एकता कपूर का कंटेंट, अल्ट बालाजी इसकी बात करते हैं। भाई, वो कंटेंट देखकर कोई भी बच्चा अपने परिवार के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना उसके मन में नहीं जगेगी, उल्टा उसको घिन आएगी। अल्ट बालाजी का कंटेंट अगर वो देखेगा ना, उसको उस लाइफ़स्टाइल से घिन आएगी। पर उस लाइफ़स्टाइल के प्रति आकर्षित करने का काम अगर कोई करता है ना, तो वो ये फ़िल्में करती है। अन्नपूर्णी जैसी सो कॉल्ड ड्रीम को फ़ॉलो करने की बातें जो की जाती है, वो थप्पड़ जैसी फ़िल्में, पिंक जैसी फ़िल्में, ये सही मायने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कंटेंट है। प्रतीक जी, चूँकि हमारा आज का जो है आपने समय दिया इतना ज़्यादा और आपके समय से ज़्यादा हम मतलब थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो गया जनता, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे लगता है जनता हमारी पूरी बात सुनेगी और मेरी उम्मीद है कि आज जो हमने अपनी बात जिस टॉपिक पर हम ख़त्म कर रहे हैं, एक विषय और हम लेंगे, आपके साथ में आपका समय चाहूँगा। नेक्स्ट एक क्लिफ़ हैंगर छोड़ते हैं आज की इस वेब सीरीज़ में जी, जी। हमारी की सीरीज़ में कि अगली बार हम बात करेंगे देसी एक्टर्स जो प्रोपेगेंडा परोसते हैं, ठीक है? जी, क्योंकि मैं मनोज वाजपेयी की बात बताऊँ, मनोज वाजपेयी की कोई फ़िल्म, कोई सीरीज़ बिना प्रोपेगेंडा के नहीं है और बिल्कुल। उनको लेने का पर्पज़ ही बॉलीवुड का ये है कि हम इस चेहरे से हम आम जनता के गाँव देहात में हम प्रोपेगेंडा स्टेरियोटाइप करेंगे। परोसेंगे। मिर्ज़ापुर सीरियल से ज़्यादा बड़ा गंदा और प्रोपेगेंडा वाला सीरियल कोई है ही नहीं। और आश्चर्य की बात देखिए, उसका प्रोड्यूसर फरहान अख्तर है। हाँ? और उसका 100% पिता मैं जावेद अख्तर एनिमल का विरोध कर रहा है। वो कह रहा है कि इससे समाज बर्बाद हो जाएगा एनिमल से, और उसका बेटा मिर्ज़ापुर बनाता है। जहाँ पर एक मिर्ज़ापुर बनाता सास, है एक ससुर और उसकी बहू के बीच में संबंध दिखा रहे हैं, और क्या-क्या नहीं दिखाया उन्होंने। 4 मोर शॉट्स, मेड इन हेवन, आर्चीज़ सब ये जावेद हुँ, अख्तर के माँ-बाप ने परोसा और एनिमल छोड़ दीजिए सर, हिंदी फ़िल्मों में हिंसा परोसने का काम जावेद अख्तर की फ़िल्मों ने किया है। हुँ। सोशलिस्ट माइंडसेट, वो भी उस माइंडसेट से। हिंसा, हिंसक हिंसक हीरो परोसने एंग्री यंग मैन के नाम से हिंसक हुँ, हीरो परोसने का काम जावेद अख्तर ने खुद अपनी कलम से किया है। बिल्कुल। तो ये जो और जितने देसी बनते हैं हिंसा भी कौन-सी, जो सोशलिस्ट माइंडसेट की है। वही उद्योग विरोधी मानसिकता, जो भी डेवलपमेंट विरोधी मानसिकता, फिर वही जो कम्युनिस्ट माइंड सोशलिस्टों का जो प्रोपेगेंडा, उस दृष्टि से हिंसा। हिंसा हिंसा के आधार पर तो बहुत सारी फ़िल्म, एनिमल में भी हिंसा है, पर वो यहाँ पर दृष्टिकोण अलग है। यहाँ पर एक बेटा अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। हिंसा तो रामायण और महाभारत में भी देखने को मिल जाएगी। इवन भीम तो प्रतिज्ञा लेते कि मैं तो दुशासन की छाती का लहू पीऊँगा।
पर्सपेक्टिव क्या है दिखाने का। जावेद अख्तर उनकी जो ये फ़िल्में हैं वो अधिकतर सोशलिस्ट माइंडसेट की, कम्युनिस्ट माइंडसेट की फ़िल्में हैं। तो दोनों में हमें फ़र्क हिंसा में भी होता है। नहीं। उनको अपना वाला जो है ना हिंसा बहुत उनका उनको अपने वाली हिंसा की रक्त में मिठास है और दूसरा प्रतिकार करे तो उस हिंसा में से बहुत तकलीफ है। खैर ये बात अभी हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कोशिश आपसे फिर से समय लेंगे प्रतीक जी, और देसी एक्टर्स और देसी राइटर्स ने जो प्रोपोगेंडा परोसा है इस पर हम फिर से बात करेंगे, और साथ में ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स, और अच्छा मैं जो कि आपने ये बात कह रखी है कि राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को तभी एक हिम्मत मिलेगी जब फिल्म रिव्यूअर्स और फिल्म के बारे में बात करने वाले लोग ऐसे डिमांड करेंगे कि आप ऐसे फिल्में बनाइए, जनता तैयार है देखने को। तो आपके माध्यम से ये काम, आपके चैनल के माध्यम से ये हो ही रहा है, हम भी छोटा मोटा प्रयास कर रहे हैं। तो प्रतीक जी आज इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी, और बहुत बहुत बधाई फिर से। नमस्कार। जी, धन्यवाद।